नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में एकांकी विधा पर आज अपनी इस निरंतर चल रहे वर्चुअल कक्षा के दूसरे व्याख्यान में मैं आपसे 2-3 बिंदुओं पर बात करूंगा। बिंदु संख्या 1 कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, और बिंदु संख्या 2 एकांकी का शिल्प विधान क्या है, और बिंदु संख्या 3 कि एकांकी के क्या भेद हैं। देखिए, कल मैंने जैसे बातचीत में आपसे जिक्र किया था कि नाटक और एकांकी में फर्क होता है। एकांकी एक अंक का है, हालांकि दोनों ही 10 रूपक जो धनंजय कृत है उसके हिसाब से भेद हैं, उसके अलग अलग। नाटक उसका भेद है, उसमें एकांकी भी जैसे अंग्रेजी में वनक प्ले कहा गया है, वो हमारे यहाँ प्रसन्न, प्रकीर्णक और व्यायोग और उसमें उन रूपों में हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं। लेकिन इनमें दोनों में पर्याप्त तकनीकी दृष्टि से, विधा की सैद्धांतिकी दृष्टि से और रूप की दृष्टि से भेद है। जिस तरह से उपन्यास में एक लंबी कथा होती है, दीर्घ कथा होती है, उस कथा के विविध पक्ष होते हैं, लेकिन कहानी में उसकी तुलना में जीवन का किसी एक हिस्से के को कहानीकार हमारे सामने संवेदनात्मक अन्वेषण करता हुआ कुछ नए अनुभवों को हमारे अंदर जोड़ता है। उसी प्रकार सेम उसी तरह से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से नाटक और एकांकी की स्थिति है। क्योंकि नाटक के व्यापार सुदीर्घ होते हैं, कथा विस्तृत होती है, चारित्रिक विकास का बहुत फैलाव लिए होता है, जबकि एकांकी में ये सब, चाहे कथाएं छोटी होगी, चरित्र कम होंगे, व्यापार भी कम होंगे, क्योंकि अवधि 30 से 40 मिनट की होती है। यानी एकांकी की सुंदरता उसकी कसावट, उसकी संक्षिप्तता, उसकी लघुता में है, जबकि नाटक का जो सौंदर्य है वो उसकी सुदीर्घ व्यापार, विस्तृत कथा और पूर्ण चरित्र का विकास करने की दृष्टि से है। एकांकी में यह संभव है कि जीवन के किसी एक पक्ष या एक विचार के किसी एक हिस्से को विश्लेषित करने की कोशिश की जाती है। जो हमारे मन में उद्वेलन उठते हैं उनको प्रकट करने की कोशिश होती है। वहां बहुत कुछ नहीं कहकर थोड़ा संकेत में बात की जाती है। यहां खुलासा होता है, नाटक में खुलासा होता है, वर्णनात्मकता प्रधान होती है थोड़ी। यहां वर्णनात्मकता पर नियंत्रण रहता है। अगर वो नियंत्रण नहीं है तो वो रचना धीरे धीरे बिखर जाती है, शिथिलता आ जाती है उसमें। वो जो बिखराव है वो उसकी लय को, उसकी प्रवाह को, उसके एक तरह से कलात्मक सौंदर्य को, और यूं कहें तो संरचनात्मक ढांचे को, पूरे को प्रभावित करता है। एकांकी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, मैंने कल उल्लेख किया था कि लोगों के पास समय बहुत कम है। ऐसे में रंगमंच के लिए तीव्र आकर्षण पैदा करने के लिए एक प्रेरक का काम भी कर सकती है। इसलिए इस यांत्रिक युग में एकांकी विधा का उदय भी हुआ, क्योंकि इसमें समय कम लगता है, श्रम कम लगता है, लेकिन प्रभाव इसका ज्यादा होता है। रामचंद्र महेंद्र एक बड़े अध्येता हुए हैं। वे लिखते हैं कि एकांकी न तो बड़े नाटक का संक्षिप्त रूप है, न कहानी का संभाषण है, तो अपने आप में एक स्वतंत्र कला है, जो शिल्प विधि की दृष्टि से नाटक के समीप है और सीमा की दृष्टि से कहानी के समीप है। गौर करेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि एकांकी के शिल्प में से क्या चीज है जो कि नाटक से उसे भिन्न बनाती। हमने गौर किया कि एक तो आकार की संक्षिप्तता और एक उसकी प्रभावशीलता उसके प्रेरक तत्व है। उदय शंकर भट्ट ने बहुत शानदार एक विश्लेषण इस संदर्भ में हमारे लिए किया है।
वो ये कि एकांकी नाटक एक गतिमान ध्येय लेकर चलता है। वह बाण से चिड़िया की आंख बेंधने वाले अर्जुन की तरह एकाग्रता तन्मयता का ध्येय लेकर चलता है। नाटककार प्रारंभ में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करके चरित्र चित्रण को, संवाद चेष्टा को भाव भंगिमा के सहारे दिखलाता है और बीच में और अंत में ऐसी अवस्थाओं लाकर उपस्थित कर देता है जहां घटनाएं तीव्र आवेग से गतिमान होने लगती है और एक धक्के की तरह या तो रुक जाती है या जिसे देखकर दर्शक अभिभूत होता है और फिर वो आगे चलती है। तो ये जो अर्जुन की आंख एक अर्जुन की आंख की तरह जो है चीजों को देखना है, अर्जुन के आंख की तरह अपने निशाने के प्रति एकाग्र होना है, अर्जुन के आंख की तरह अपने लक्ष्य को वेधना है, ये एकांकीकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। वो कलात्मकता क्या है? देखिए, एकांकी मैंने आपसे अर्ज किया कि सीमित आकार की होती है, छोटे आकार की होती है, संक्षिप्तता में होती है, लेकिन वो सुव्यवस्थित होती है, आकर्षक घटना विधान से जुड़ी होती है और बावजूद कि 40 मिनट के होने के बाद भी उसमें गौण कथा के लिए एक स्थान रहता है। गति वक्रता का भी एक बड़ा महत्व है उसमें। कौन सी घटना किस तरह चमत्कारपूर्ण या रोचक उत्सुकतापूर्ण तरीके से प्रस्तुत की जाए ताकि कार्य कारण में संबंध स्थापित होकर और देश काल वातावरण की ऐक्यता यानी संकलन त्रय भाव का निर्माण करते हुए अपने उद्देश्य में काबिज हो सके कि वो एक खास अनुभव को, एक अद्वितीय अनुभव को हमारे सामने संप्रेषित कर रही है। नाटक के विकास में 3 अवस्थाएं बनी गई है: प्रारंभ, विकास और चरमोत्कर्ष। एकांकी घटनाएं भी इसी संरचना पर चलती है, लेकिन क्षिप्र गति से, ताकि अपनी उस क्षिप्रता के गुण के माध्यम से वो इस संरचनात्मक ढांचे की यात्रा को भली भांति पूरा कर सके। आपने गौर किया, मैंने कल भी कहा था और आज पुनः कह रहा हूं, एकांकी में चरित्रों और पात्रों की संख्या कम होती है, लेकिन उनके अंदर जो दबाव है, उनके अंदर जो उठापटक हो रही है, मनस्थितियां हैं, मनोविश्लेषण है, वो ज्यादा गहन और गंभीर होता है ताकि कौतूहल अधिक हो, तीव्रता अधिक हो, रोचकता अधिक हो, पाठक से जुड़ने की सामर्थ्य अधिक हो। एकांकियों के कथन सहज, सरल, संक्षिप्त और वस्तु को गति देने वाले होते हैं। भाषा और शैली के प्रभावी निर्माण को योग देने वाले होते हैं। दृश्य भी वर्षा नहीं होती वहां दृश्यों की कि दृश्य एक पर एक आते जाए धड़ाधड़ जैसे फिल्म में आते हैं। फिल्मों में जैसे दृश्यों की वर्षा होती है वैसे नहीं होती। तथापि जो एक ही अंक में, एक ही दृश्य में जो एकांकी समाप्त होता है, उसकी प्रभावान्विति ज्यादा होती है। कतिपय विद्वान तो ये भी मानते हैं कि एकांकी में संकलन त्रय की भी बहुत आवश्यकता नहीं, लेकिन यह एक विचारणीय प्रश्न है। ठीक है, समय कम होता है, अवधि कम होती है, लेकिन देश काल वातावरण की एकता दिखाना तो परम आवश्यक है। और सबसे आखिर की बात जो इसमें यह है कि देखिए, किसी भी कृति का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता, कुछ तलाशती है। वह जीवन के अनंत आयामों की संवेदनाओं में कुछ ऐसी चीज तलाशती है जो हमारे आत्म में वृद्धि करे और साथ ही जिसका विधान ऐसा हो जिसमें रंगमंचीयता प्रकट हो सके, ताकि वो सुदीर्घ काल तक पाठकों के मनोमस्तिष्क पर राज कर सके। अब मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि एकांकी के भेद किस तरह की है। वस्तु के आधार पर किए जाते हैं, सामाजिक,
राजनीतिक, ऐतिहासिक किए जाते हैं। शिल्प के आधार पर करें तो दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वगत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी एकांकी कर सकते हैं। और प्रवृत्ति के आधार पर करें तो आलोचक एकांकी, विवेकवान एकांकी, भावुक एकांकी कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर सब तरह की एकांकियां जो आती है उनको हम इन में देख सकते हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। नंबर 1, घटना प्रधान एकांकी, जिसमें विविध घटनाओं का चित्रण करना ही उसका उद्देश्य होता है, जैसे राम कुमार वर्मा का। चरित्र प्रधान एकांकी, जिसमें चरित्रों का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और वो घटनाक्रम को नियंत्रित करते हैं, उपेंद्रनाथ हस्क, पंडित उदय शंकर भट्ट आदि के एकांकी। समस्या प्रधान एकांकी, जिसमें कोई समस्या को उठाया गया हो, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, रंगे राघव, सेठ गोविंदास, इन सब का। हास्य प्रधान एकांकी, जो समाज के खोखलेपन को, जीवन के खालीपन को, अंधविश्वासों को, कुरीतियों को, रूढ़ियों पर जमकर प्रहार करते हैं, जैसे राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर। ऐतिहासिक एकांकी, जिसमें इतिहास के प्रसिद्ध पुरुषों, ऐतिहासिक घटनाओं में कल्पना का सम्मिश्रण करके उन्हें आज के योग्य बनाने की, आज के संदर्भों में प्रासंगिक बनाने की पूरी कवायद की गई। कुछ होती है सामाजिक और राजनीतिक एकांकी, जैसे सामाजिक संघर्ष, युग में हो रहे आंदोलन, आधुनिक जीवन की समस्याएं, नए परिवेश की चुनौतियां, जैसे आज बेरोजगारी, शोषण, पारिवारिक संबंध, संश्लिष्ट गतिस्थितियां, राजनीति। इसमें भी आप लक्ष्मीनारायण लाल, गिरजा कुमार माथुर, भारतभूषण अग्रवाल, सत्येंद्र सरत आदि को देख सकते हैं। वो सिद्धस्थ एकांकीकार है। हिंदी में हालांकि जिस अगले वर्ग का वर्णन कर रहा हूं उस पर कम एकांकियां हैं, वो है पौराणिक एकांकी। पौराणिक एकांकियों की धारा बहुत विरल है, क्योंकि उसमें पौराणिक कथ्य को लेकर और युगीन संदर्भों में व्यक्त किया जाता है। फिर भी रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र वगैरह के काम को उल्लेखनीय माना जा सकता है। और फिर है मनोवैज्ञानिक एकांकी। आज का जीवन स्व पर केंद्रित है। मनुष्य सिमट गया है, उसकी उदात्तता क्षत विक्षत हुई है, लोकतांत्रिकता प्रभावित हुई है, स्वतंत्रता, नैतिकता का ह्रास हुआ है। ऐसे में जो जीवन के अंदर आंतरिक जगत में जो आकुलता, व्याकुलता प्रकट करने की जो विधि है, जिसमें एकांकीकार को सफलता मिली है, वे एकांकीकार है राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ हस्क, भुवनेश्वर आदि। तो सारतः मैंने आपको एकांकी के बारे में आज बताया कि कैसे एकांकी नाटक और एकांकी में अंतर है, एकांकी के अपने शिल्प का वैशिष्ट्य क्या है और एकांकी के भेद क्या है। पर मैं यहां बताता चलूं, कल भी मैंने कहा, ये विकसनशील विधा रही, कभी विकसित विधा के रूप में हिंदी में इसे स्वीकार नहीं किया गया और अभी तो लगभग मृत विधा के रूप में समाज रहता है, क्योंकि विगत दशाधिक वर्षों से कोई उल्लेखनीय एकांकीकार हमारे सामने नहीं आया जिसके एकांकी को वो उस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो। मैंने कोशिश की कि आज के अपने इस व्याख्यान के माध्यम से आपके एकांकी संबंधी जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनके मूल तक पहुंचूं, उसका स्पर्श करूं, उसको व्याख्यायित करने की कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं आपको जो 3 बिंदु मैंने बताए इनके बारे में सतत जानकारी प्राप्त होगी और आप स्वयं चेष्टा करके इंटरनेट, विभिन्न साइटों और अन्य पुस्तकों के माध्यम से हिंदी एकांकी का विकास करके एक राम कुमार वर्मा की पुस्तक है, उसके माध्यम से आप इसका विशद अध्ययन कर सकते हैं। और शेष आगे की जिज्ञासाओं के लिए मेरा द्वार सदैव के लिए खुला है। आशा करता हूं आप पूर्ण जिज्ञासाओं को समन करते हुए, अपने अध्ययन को पूर्ण परिपाक करते हुए, निरंतरता बनाते हुए
अपने गंभीर सवाल मुझ तक पहुंचाएंगे और मैं उनके समाधान की यत्किंचित कोशिश करूंगा। धन्यवाद।